हेलो स्टूडेंट्स, चंदिल सर कॉमर्स कोचिंग क्लासेस की यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम है। आज मैं आपको एक टॉपिक लेके आ रहा हूँ, ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम बोलते हैं संगठन। ये 12th के स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पटवारी वाले भी इसको सुने, उनके भी काम में आ सकती है। इस यूनिट से टोटल आपका 6 नंबर का आना है, 2 नंबर के ऑब्जेक्ट, 2 नंबर के 2 क्वेश्चन। मीनिंग बहुत तैयार करना है, मीनिंग बहुत अच्छे से तैयार करना है। तो पहले मीनिंग पर ही बात करता हूँ, बाकी क्वेश्चंस बाद में देखते हैं अपन लोग। मीनिंग में सबसे पहला होता है संगठन। क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन। संगठन का आशय होता है जब किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सभी लोग मिलजुल कर एकजुट कार्य करते हैं, उसे संगठन कहते हैं, जिसको अपन टीम स्पिरिट बोलते हैं ना, टीम भावना। जब किसी समान उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सभी व्यक्ति मिलजुल कर एक साथ काम करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन संगठन कहलाता है। अगला बनता है इसमें रेखा संगठन। क्या है? इसको बोलते हैं लाइन ऑर्गेनाइजेशन। ये ओल्डेस्ट फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन का, संगठन का सबसे प्राचीनतम रूप है, जिसमें जो कि कम्युनिकेशन होता है, आदेश या उत्तरदायित्व का जो भी प्रक्रिया होती है, संदेशवाहन कम्युनिकेशन होता है, ऊपर से नीचे की ओर एक स्ट्रेट लाइन में और नीचे से ऊपर की ओर एक स्ट्रेट लाइन में होता है। इस कारण इसको रेखा संगठन कहा जाता है। सैन्य विभाग में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। इसमें एक सटीकता होती है, निश्चितता होती है। इसके बाद आता है औपचारिक संगठन। जब संस्था में काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को उनके कार्य, अधिकार, कार्यक्षेत्र सारे सुपरिभाषित डिफाइन होते हैं, वो फॉर्मल कहलाता है औपचारिक संगठन। अनौपचारिक, जब संस्था में काम करने वाले कर्मचारियों, अधिकारियों के कार्यक्षेत्र, अधिकार, उत्तरदायित्व डिफाइन नहीं होते, सुपरिभाषित पहले से ही नहीं बताए जाते, अनौपचारिक संप्रेषण कहलाता है। आता है अधिकार अंतरण। जब संस्था में काम करने वाले उच्च अधिकारी अपने कार्यभार में कमी करने के लिए अपना कुछ कार्य अपने से नीचे या समकक्ष अधिकारियों को सौंप देते हैं, अधिकार अंतरण, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कहलाता है। इसके बाद विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन, बिल्कुल ऐसा ही आता है। अंतर इतना होता है कि अधिकार अंतरण में जो होता है कुछ 1 या 2 काम ही सौंपे जाते हैं। विकेंद्रीकरण में जो व्यक्ति के पास जितने ज़्यादा काम होते हैं, अपना मेन वर्क छोड़ के जो आपका मुख्य कार्य है वो अपने पास रखिए, बाकी सभी कार्य ट्रांसफर कर दीजिएगा। जैसे अधिकार अंतरण में कोई व्यक्ति के पास 5 काम है तो वो 1 या 2 ट्रांसफर करेगा। विकेंद्रीकरण में 5 काम है, उसका मेन काम सिर्फ 2 है, तो 1 या 2 उसके मेन काम है तो वो अपने पास रखेगा, बाकी सभी सौंप देगा। प्रभागीय संगठन और कार्यात्मक संगठन। कार्यात्मक संगठन को कहते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर। जब संस्था में जो बड़े बड़े कार्य होते हैं, उन बड़े बड़े कार्यों को मुख्य क्रियाओं में, सहायक क्रियाओं में, विभिन्न विभागों में अलग अलग बांट दिया जाता है। तो इस प्रकार से जो कार्य का वर्गीकरण होता है वो कार्यात्मक संगठन कहलाता है। जैसे वित्त विभाग अलग हो गया, उत्पादन विभाग अलग हो गया, वितरण विभाग अलग हो गया, ये सब विभाग अलग अलग, उन सबके एक विभाग का अध्यक्ष बना दिया जाता है जो अपने विभाग पर, संबंधित विभाग पर नियंत्रण रखता है। प्रभागीय संगठन क्या कहलाता है? डिविजनल स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? जब संस्था में जो काम होता है उस कामों को उत्पाद और सेवा के आधार पर, उत्पाद का अलग डिपार्टमेंट बना दिया जाता है, सेवा का अलग, सबके कार्य अलग अलग सौंप दिए जाते हैं, वो क्या कहलाता है? प्रभागीय संगठन कहलाता है। जब कार्यों को उत्पाद और सेवा के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, प्रभागीय संगठन कहलाता है। मीनिंग हो गए। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सिर्फ 2 हेडिंग पर ही बात करना है। सबसे पहले संगठन का क्या महत्व होता है? जब आप किसी भी कार्य को मिलजुल कर पूरा करते हैं तो उससे क्या फायदा होता है? विशिष्टीकरण को प्रोत्साहन, स्पेशलाइजेशन बढ़ता है, विशिष्टीकरण को प्रोत्साहन मिलता है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति जो काम करने में एलिजिबल होगा उससे वही काम कराया जाएगा तो वो अच्छा काम करेगा। भ्रष्टाचार, संगठन से जब आपका संगठन अच्छा होगा तो वहाँ पर भ्रष्टाचार को कोई भी जगह नहीं मिलती है। प्रिवेलेंट करप्शन, भ्रष्टाचार को रोका जा सकता है, और आपके उपक्रम का विकास, डेवलपमेंट होगा आपके व्यापार का। उद्देश्य, महत्व, ऑब्जेक्ट, इंपॉर्टेंस एक ही होते हैं संगठन के। अब संगठन के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उद्देश्य के एक रूपता, यूनिफॉर्मिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, एक समान उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ही कार्य होना चाहिए। हम संगठन मिलजुल कर कब काम करेंगे? जब हम सबका उद्देश्य कैसा होगा? यूनिफॉर्मिलिटी, एक उद्देश्य होगा। सरलता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सिंपलिसिटी, संगठन का जो स्ट्रक्चर होता है वो सरल होना चाहिए ताकि हर व्यक्ति उसको आसानी से समझ सके। संरचना, संगठन का ढांचा जो है सरल होना चाहिए। आगे औपचारिक और अनौपचारिक संगठन में क्या अंतर होता है? तो औपचारिक संगठन भैया बड़ा होता है, अनौपचारिक संगठन छोटा होता है। औपचारिक संप्रेषण संगठन की गति धीमी होती है, अनौपचारिक की गति तेज होती है। औपचारिक को आप चार्ट के द्वारा प्रस्तुत कर सकते हैं, अनौपचारिक को आप चार्ट के द्वारा प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। औपचारिक में जो फ्लो होता है वो ऊपर से नीचे की ओर होता है, अनौपचारिक में जो होता है फ्लो वो नीचे से ऊपर की ओर होता है। औपचारिक स्थायी होता है, अनौपचारिक परिवर्तनशील होता है। यही इसके डिफरेंस है और यही इसकी
क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं अधिकार अंतरण और विकेंद्रीकरण में अंतर क्या होता है भैया। तो इसका पहले महत्व देखिए। अधिकार अंतरण और विकेंद्रीकरण में महत्व होता है रिड्यूस इन वर्कलोड, कार्यों में कमी। ठीक है ना, कार्यभार में कमी, डिक्रीज इन वर्कलोड। चूंकि आप अपना काम अपने से नीचे काम करने वालों को जब सौंप दोगे तो आपका वर्कलोड क्या हो जाएगा, घट जाएगा। दूसरा, इंक्रीज इन मोरल। आप जब अपना काम अपने से नीचे काम करने वाले कर्मचारियों को दोगे तो जब वो आपके लेवल का काम करेंगे तो उनका मनोबल बढ़ेगा। इंक्रीज इन प्रोडक्शन, उत्पादन भी बढ़ेगा। औपचारिक और अनौपचारिक में अंतर क्या है। औपचारिक संप्रेषण जो होता है एक टेक्निक होती है, तकनीक। अधिकार अंतरण एक तकनीक होती है, टेक्निक। और विकेंद्रीकरण डिसेंट्रलाइजेशन, प्रबंध का दर्शन होता है। अधिकार अंतरण का क्षेत्र छोटा होता है, विकेंद्रीकरण का क्षेत्र बड़ा होता है। अधिकार अंतरण एक प्रोसेस, प्रक्रिया है, और विकेंद्रीकरण एक रिजल्ट है, परिणाम होता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं कौन सा, औपचारिक और अनौपचारिक संप्रेषण जो होता है इसके गुण दोष क्या होते हैं। तो औपचारिक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के क्या भैया फायदे होते हैं, सहयोग की भावना। क्योंकि इसमें स्पेशलाइजेशन पाया जाता है, सभी लोग एक दूसरे के सहयोग की भावना के साथ मिलजुल कर काम करते हैं। ऊंच नीच, भेद भाव, इस तरह की कोई भी प्रवृत्ति फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में नहीं पाई जाती है। दोष भी होते हैं, कुछ बुराइयां भी होती हैं। उत्तरदायित्व निर्धारण में कमी होती है। डिटर्मिनेशन, लाइबिलिटीज़ का डिटर्मिनेशन आप बहुत आसानी से नहीं कर सकते हैं इसमें। और मैनेजर जो चेंजेस करते हैं, जो परिवर्तन करते हैं, उसका बहुत ज़्यादा विरोध होता है। ये डीमेरिट्स, दो मेरिट्स दो डीमेरिट्स। फॉर्मल इनफॉर्मल केस के अपोजिट हो जाएंगे। जो मेरिट्स होंगे वो डीमेरिट्स और डीमेरिट्स होंगे वो मेरिट्स। आगे क्वेश्चन क्या है, संगठन की क्या विशेषताएं हैं भैया। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, प्रमुख प्रबंधकीय कार्य, मेन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। संगठन प्रबंध का प्रमुख कार्य होता है, बिना इसके प्रबंध अपने लक्ष्यों को अचीव या प्राप्त नहीं कर सकता। दूसरा, सर्वव्यापक, यूनिवर्सल। संगठन एक लगातार चलते रहने वाली प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जब तक कि लक्ष्य या उद्देश्य पूरा नहीं हो जाता। तीसरा, सर्वव्यापक कार्य, यूनिवर्सल प्रोसेस। संगठन एक यूनिवर्सल प्रोसेस है, ये हर जगह पाई जाती है, चाहे पब्लिक सेक्टर हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे लार्ज स्केल प्रोडक्शन हो, चाहे स्मॉल स्केल प्रोडक्शन। इसके बाद आपका जो टॉपिक बचता है, प्रभागीय और कार्यात्मक संगठन जो होते हैं, इसमें अंतर और इसके गुण दोष। तो प्रभागीय और जो कार्यात्मक, डिविजनल और फंक्शनल जो होता है, इसमें अंतर सुनिए। प्रभागीय और कार्यात्मक में अंतर। प्रभागीय में आदेश की एकता, इक्विटी ऑफ ऑर्डर पाया जाता है। कार्यात्मक में यह आदेश की एकता का अभाव होता है। प्रभागीय संगठन खर्चीली पद्धति है, कार्यात्मक खर्चीली पद्धति नहीं है, मितव्ययी पद्धति है। ठीक है ना, ये दो डिफरेंस ही पढ़ना है आपको। इसके बाद प्रभागीय संगठन जो होता है, यही इसके अंतर हैं, यही इसके फीचर्स भी बन जाएंगे। क्या, प्रभागीय संगठन में आदेश की एकता पाई जाती है। प्रभागीय संगठन एक खर्चीली पद्धति है, इसमें आदेश की एकता नहीं पाई जाती और यह एक मितव्ययी पद्धति है। प्रभागी और कार्यात्मक के गुण दोष। पहले प्रभागीय के गुण दोष पढ़ते हैं। गुण क्या है। प्रभागीय में ग्राहकों को संतुष्टि को बहुत ध्यान दिया जाता है, कस्टमर के सेटिस्फैक्शन का बहुत ध्यान दिया जाता है, और इसमें लोचता पाई जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी, इसमें आवश्यकता पड़ने पर चेंजेस किए जा सकते हैं। डीमेरिट्स क्या होते हैं, वस्तु की लागतें बढ़ाती है। प्रभागीय संगठन से वस्तुओं की लागतों में अनावश्यक वृद्धि होती है, और लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन, समन्वय का इसमें अभाव पाया जाता है। इसके बाद कार्यात्मक के गुण दोष क्या होते हैं, होते तो अपोजिट होते हैं, फिर भी हम समझा देते हैं क्या क्या फायदे होते हैं। इसमें सबसे पहला फायदा होता है स्पेशलाइजेशन, विशिष्टीकरण पाया जाता है और नियंत्रण करने में सहायता मिलती है। कार्यात्मक संगठन में कर्मचारियों के ऊपर नियंत्रण करने में सहायता मिलती है और उनसे कार्य विशिष्टीकरण के आधार पर कराया जाता है, जिससे कि प्रोडक्शन अच्छा होता है, कार्य अच्छा होता है। कुछ दोष भी हैं, इसमें कोऑर्डिनेशन करना बहुत कठिन होता है, समन्वय बहुत कठिन करना होता है, और इसका जो कार्यक्षेत्र होता है वो कैसा होता है, लिमिटेड होता है, निश्चित होता है। ओके, तो मेरे हिसाब से सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। इसमें आप लोग मीनिंग पर बहुत ध्यान रखिएगा। मीनिंग बहुत, जो मैंने 7-8 मीनिंग, ऑर्गेनाइजेशन, लाइन ऑर्गेनाइजेशन, औपचारिक, अनौपचारिक, प्रभागीय, कार्यात्मक, अधिकार अंतरण, विकेंद्रीकरण, ये सारे मीनिंग, संगठन का महत्व, सिद्धांत, औपचारिक अनौपचारिक बहुत इंपॉर्टेंट आएगा ही, चाहे मीनिंग में आ जाए, चाहे कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाए, चाहे मेरिट्स में आ जाए, डीमेरिट्स में आ जाए, तो ये तैयार करके रखिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। सब लोग अच्छे से इसको पढ़िएगा, लीड लगा के सुनिएगा। ओके, बाय, गुड नाइट।